अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। मेरे पैनलिस्ट इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जितने भी अभाम थे शायद वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से जो बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि ये कब होंगे, उस हवाले से वाज़ेह ऐलान सामने आ गया है और ये ऐलान इलेक्शन कमीशन ने खुद किया है और कहा है कि रवा में इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। 14 दिसंबर को जो है वो एक फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसके बाद ये एक्सपेक्टेड है कि आम इंतखाबात फरवरी के एंड पे या फिर मार्च के आगाज में हो जाएंगे। एक और मामला था जिस पर बातचीत हो रही थी 3-4 रोज से, वो था निगरान काबीना का मामला, जिसने अब हल्फ उठा लिया है, लेकिन इसमें भी तवक्को की जा रही है कि चंद एक नाम और शामिल हो जाएंगे। एक और बात जिस पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे वो गुज़श्ता रोज पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया था, जिस पर अहम और सख्त बयानात सामने आ गए हैं। आर्मी चीफ ने इस पर मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया है और एक अहम ऐलान निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी किया गया है। इन पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर सर और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया है जो अवाम थे वो खत्म हो गए हैं, क्लियर कट पता चल गया कि कब होंगे इलेक्शंस। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि एक तासुर ये था कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अभी तक वज़िद हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर कराए जाएँ। और इसकी एक रीज़न बिलीव करने की ये है कि जो शुएब शाहीन साहब, उन्होंने गालबन ये इंदिया भी दिया था और मुझे यूँ लगता है कि उन्होंने फ़ाइल भी शायद कर दी है पिटीशन कि इलेक्शन आइनी तकाज़े के मुताबिक 90 दिन में कराए जाएँ। इस हवाले से 2 घंटे की मुलाकात जो है, कुछ का कहना है कि वो मुलाकात कल हुई थी चीफ जस्टिस साहब से, कुछ का ख्याल है कि वो आज हुई थी। उसमें कोशिश की गई इन्फ्लुएंस करने की चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि इलेक्शन 90 दिन में करवा दिए जाएँ, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको अपनी आइनी मजबूरियों से आगाह किया है कि ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर ऐसा मुमकिन नहीं है। 120 दिन हल्का बंदियों की तश्कील के लिए चाहिए, कि आइनी तकाजा है, और इसी तरह हल्का बंदियों के बाद फिर 90 दिन चाहिए होते हैं इलेक्शन कराने के लिए। तो वो जो ख्याल था कि शायद नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, वो तो सफ़र जा गया फट। अब ये इलेक्शन मार्च में 2024 अगले साल होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी गुंजाइश मौजूद है। आई होप मेरे साथी जो हैं इसके ऊपर मज़ीद वजाहत करेंगे कि जब हल्का बंदियाँ बन जाती हैं तो उसके ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं, उनको चैलेंज किया जाता है, फिर उनकी सुनवाई होती है। इसी तरीके से हल्का बंदियाँ जब बनेगी नहीं तो फिर वोटर लिस्ट भी अपडेट होंगी, क्योंकि कराची की आबादी बढ़ गई है, लाहौर की आबादी बढ़ गई है, वो जितनी मर्जी कम दिखाएं लेकिन फैक्ट्स अपनी जगह मौजूद हैं, तो उस पर भी ताख़ीर हो सकती है। लेकिन एज़ ऑफ टुडे ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो मार्च 2024 में हो जाएंगे। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, उसका तज़किरा अगर आप इजाज़त देंगी मैं मुख्तरन कर देता हूँ। एक तो ये कि जी अगले माह वस्त में 16 सितंबर को चीफ जस्टिस साहब रवाना हो जाएंगे घर, और उसके साथ जुड़ा हुआ है नवाज शरीफ साहब की वापसी लंदन से, क्योंकि जो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके वो सरबराह हैं, और उनकी तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कैंपेन को लीड उन्होंने ही करना है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप सामने रखते हैं, और कल एक बहुत अहम जो हवाला दिया गया वो ये कि कहा गया कि अगर इलेक्शन इस साल होने होते तो नवाज शरीफ साहब अब तक वापस आ गए होते। यानी ये एक मेयार है उनके नज़दीक परखने का कि जब इलेक्शन होने होंगे तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात भी अब सितंबर में हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो कि जुड़ी हुई हैं, तो एक बात ऑब्जेक्टिवली क्लियर हो गई है कि इलेक्शन जो है वो मार्च 2024 से पहले नहीं होंगे। सही। और जहाँ तक सर आपने बात की कि हल्का बंदियाँ अनाउंस हो जाएंगी, तो बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इलेक्शन कमीशन ने डिटेल प्रोवाइड किया है कि इस तारीख को हम उससे शाया करेंगे। ये ड्यूरेशन है 1 महीने की, जिसमें आप उसके ऊपर अपने रिजर्वेशंस ला सकते हैं, उससे अगले महीने के अंदर इसके ऊपर सुनवाई होगी। ये सारी बातें एक तरफ। मैं चाहती हूँ नवीद चौधरी साहब आप ये बताएं कि वाजे तो कर दिया है बुखारी साहब ने भी कि वस्त में सितंबर के नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, तो ज़ीरो रिस्क मौजूद है, इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, तो पेश की आमद भी हो सकती है। नहीं, मेरा ख्याल है उनकी पार्टी जो है वो फैसला कर चुकी है इस हवाले से, और पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हम रिस्क ज़ीरो होने का इंतज़ार करेंगे। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि रिस्क ज़ीरो हो गया है, बल्कि वो एक स्टेप आगे चले गए, उन्होंने कहा कि गारंटी भी मिल गई है। तो सियासी हवाले से ये बात मुझे कोई बहुत मुनासिब तो नहीं लगी कि आप मीडिया पे बैठ के बता रहे हैं कि जी गारंटी दे दी।
बहरहाल चलने पर उन्होंने कर दी है। इखलाकी तौर पर भी ये ठीक नहीं, इखलाकी तौर पर भी ठीक नहीं है। ये कोई ऐसा हवाला तो नहीं होना चाहिए ना। उन्होंने जब आना है तो उन्हें आ जाना है। केस उनके खिलाफ गलत हैं और जाहिर है उनको जिस और उनका राइट है कि वो आके अपना आईनी सियासत में हिस्सा लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि पिछले 2 दिन से खासा ये एक बहरान था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जब अपनी दरख्वास्त दायर की तो बहुत सारे मामला पेचीदा हो गए। एकदम लगा जैसे कोई ऐसा फैसला आएगा। हालांकि उस पर कल भी मैंने अर्ज किया था कि अमल दरामद किसने कराना है। बात तो ये है ना। अच्छा, आइन के अंदर लिखा हुआ है, ये बात ना मेरी है, ना बुखारी साहब की है, ना पीजे साहब की है, ना किसमें को और फ्रीक है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जिस वक्त मुश्तरका मफादात कौंसल मरदमशुमारी की मंजूरी दे देगी, यानी कि लेटेस्ट जो हुई हो, तो उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी। और फिर मैं बात दोहराता चलूँ कि ये अमर भी इंतहाई इत्मीनान बख्श है कि वो जो एक बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हो जाता था कि सूबों की सीटें कम हो गई, बलूचिस्तान की कम हो गई, या KPK की कम हो गई, पंजाब की कम हो गई, या सिंध की कम हो गई, या किसी सूबे की बढ़ गई, या किसी सूबे की बढ़ गई। जब एक की कम होगी दूसरे की बढ़ेंगी, क्योंकि तादाद तो ही रहनी है। उससे भी हम निकल गए। हमारे साबिक वज़ीर कानून आज़म मजीद तार ने बताया कि ऐसा नहीं होगा, हल्का बंदियाँ होंगी लेकिन वो सूबों के अंदर नशिस्तें उतरी हैं, उससे भी हम बच गए। तो अब उन्होंने पूरे का पूरा शेड्यूल दे दिया अपना कि कब तक ये एतराज़ात दाखिल होंगे, कब तक उसकी सुनवाई होगी, और उसके बाद 14 कहीं आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, वायलेशन नहीं है, कहीं वायलेशन नहीं है। पूरा उन्होंने अपना शेड्यूल देने के साथ 14 दिसंबर की डेट दे दी है कि हम शाया कर देंगे, यानी कि सारे एतराज़ात, अपीलें, उन पर फैसले जो कुछ आया उसके बाद मुकम्मल करके फिर हम ये 14 अगस्त शाया कर देंगे। गेस्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत सरकारी डॉक्यूमेंट ये बन जाएगा और उसके बाद सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या देना है इन्होंने, फिर इलेक्शन का शेड्यूल देंगे। ये इसके लिए 90 दिन उनके पास है, 90 दिन के लिए उनके पास ये सूरत। लेकिन आपने भी इस पिटिशन का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट बार जिसमें फरीक बनी है। मैं चाहती हूँ पीजे सर आप ये बताएं कि उसका क्या बनेगा। देखें, आप तो जो है ना कैंसर पे अब आप बात कर रहे हैं ट्रैक 3 एंड ट्रैक 4 के ऊपर। पहले तो आप क्वेश्चन करें कि इलेक्शन कमीशन व्हाई वाज इट नॉट प्रिपेयर्ड। अब ये 2 महीने के बाद अब आप कह रहे हैं कि जी अब डिलिमिटेशन और नए सेंसस से कराएं, तो ये पहले क्यों नहीं क्या कहा गया? पहले तो ये मुझे बताया ना इलेक्शन कमीशन, ये पहले क्यों नहीं उन्होंने अनाउंस किया? वाई lastminute.com। एक दूसरा, मैं अगेन कैंसर पे जाता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन करवाना। उसका ये काम नहीं है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना या कुछ करना, उसने काम करवाना। तो वाई वॉज इट नॉट रेडी इन द फर्स्ट प्लेस? ये क्या वजह है कि क्या वो किसी सिग्नल का वेट कर रहा था कि हाँ जी जब सिग्नल मिलेगा तब मैं एक्टिवेट होऊंगा? वाई वॉज इट नॉट एक्टिवेटेड बिफोर? सो इसके क्वेश्चन उठते हैं। यस, बाद में जो हम बात कर रहे हैं बुखारी साहब ने की और चौधरी साहब ने की है, वो तो फिर बाद में डिबेट्स यही होंगी कि हाँ जी इसका ये होना चाहिए था, इसका ये होना चाहिए था। हमने देखना है कि हम lastminute.com इस मुल्क के अंदर काम करते क्यों हैं, ताकि ये जो अननेसेसरी डिबेट है इस पे आए। हम भी यहाँ वो आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का, CCI कुछ और बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा है और इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है। Why do we need to get into this muddle when it could have been resolved much earlier by the election commission? So I will blame the election commission of Pakistan for not doing its job on the right time, क्योंकि इनकी डिले प्रोसेस के अंदर से हमने सारा काम खराब कर दिया। थोड़ी सी एक वजाहत की जरूरत है, इसलिए कि अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ महीनों पहले कहा था कि हम जून में इलेक्शन कराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन वो इलेक्शन 2017 की सेंसस के ऊपर था, जो पुरानी हल्का बंदियाँ थी उसके मुताबिक था। ये दरफुंतनी जो है कि जी नई हल्का बंदियाँ होंगी, ये मुतालबा था सियासी जमातों का, और ये फैसला करना था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने। इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं है। वो जब फैसला करेंगे उसके बाद उनको 120 दिन चाहिए। सही। सो द ब्लेम इलेक्शन कमीशन पर नहीं है, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने फैसला किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला है और वो बाइंडिंग है। ठीक है बुखारी साहब, यानी कि जिस इदारे की जिम्मेदारी थी उसने दिया है कि इतना आईनी तौर पर मुझे वक्त दरकार है। एक तो आईनी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और निगरान काबीना ने हल्फ उठाया, उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए।
वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है, जबकि निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के नाम पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है। जहां तक मामला रहा निगरान काबीना का, तो पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, हल्फ उठा लिया है निगरान काबीना के 18 अरकान ने। तो अब मैं इसी सिलसिले में आती हूँ पीजे सर आपकी तरफ। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि जो निगरान काबीना है, क्या ये माशी इस्तेहकाम लाने में मुआवन साबित होगी? मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। अगर आपकी एक मुंतखब हुकूमत इसको नहीं स्टेबल कर सकी तो केयर टेकर मेरे नज़र में कर सकेगी। इनको कंसल्टेंसीज चाहिए होंगी, इनको चाहिए होगा कि अपोजिशन के भी लोग बिठाएं और गवर्नमेंट जो गई है उसके भी लोग रखें, पर्टिकुलरली इसाक डार को अपने साथ रखें, बिकॉज ही वाज इन द थिक ऑफ थिंग्स। तो नया एक्सपेरिमेंट के हमारे पास वक्त कोई नहीं है। आपके जो ये शमशाद आई हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर, ये पहले भी थी, ये इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। सिंगापुर में भी इनका बड़ा अच्छा रोल रहा है, वर्ल्ड बैंक एंड ऑल। तो मैं समझता हूँ कि ये होगा, लेकिन आई वुड स्टिल इंसिस्ट कि हमने देखनी है मुल्क की स्टेबिलिटी। हमने ये नहीं देखना कि आज इधर कौन एक्टर आ गया, इधर कौन नॉन एक्टर आ गया। हमने देखना डिलीवरेंस, जो आपका सवाल है कि डिलीवरेंस कौन देगा, क्या ये कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि अब ये जो हमारे पास जो फाइनेंस के बंदे हैं, हमारे क्या नाम थे जो पिछले, अभी यार उनका नाम स्लिप कर गया मुझे, जिनका नाम भी आया था वज़ीर आज़म के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, हफीज शेख एंड इसाक डार, I would say sit as monitors and guide the current finance minister into the right way, because यहाँ मुशावरत के अलावा आप नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखना, यहाँ को गलती होगी ना PMLN ब्लेम होगी, ना PPP ब्लेम होगी। ब्लेम ये सारा मुद्दा इन पे पड़ेगा केयर टेकर पे। सो केयर टेकर को चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट कि आप एक्सपर्ट्स बिठाए अपने साथ एंड वर्क ऑन दोज लाइन्स। यस, वो रिलीजियस का आ गया अनीक अहमद, हमारा पुराना कॉलीग ARY का, जो दुनिया में काम कर रहा था, आज उसको रिलीजियस मिनिस्टर बना दिया। बड़ा अच्छा है, रिलीजियस प्रोग्राम्स करते हैं। उसके बाद एलिवेशन है एज मिनिस्टर फॉर हेल्थ, मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स, वेरी गुड। तो और भी लोग हैं, सोलंकी साहब आ गए हैं, इनका काफ़ी अच्छा तजर्बा है, गवर्नमेंट के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। बुखारी साहब हमारे साथ कई दफ़ा उन्होंने दौरे भी किए हुए बाहर के। सो उनका एक्सपीरियंस है, अच्छी चीज़ है। सो लोग अच्छे आए हैं, लेकिन और भी जो आप लोग लेके आए, उन लोगों को लेके आए जो कि हमें डिलीवरेंस चाहिए। हमें कोई पॉलिटिकल वो ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहिए कि कौन किसने क्या 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 क्या। हमें ये 3 या 6 या 9 महीने ये जो टाइम है, इस पीरियड के अंदर अपने आप को स्टेबलाइज करना है, अपने आप को जो डेट सर्विसिंग है इसको कम करना है। ये हमारी जो कीमतें हैं वर्ल्ड की, इसके साथ compete करके हमने अपनी मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी को हमने स्टेबलाइज करना है। वो कैसे करेंगे? राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। नवीद चौधरी साहब, जो कंसिडरेशंस थी वो फाइनलाइज हो गई हैं। यही सवाल आपसे कि सियासी इस्तेहकाम के लिए जो सियासी काबीना मुरतब पाई है वो कितनी एफर्ट कर सकेगी, आपको क्या लगता है? जिस वक्त मुल्क को जिस तरह के हालात दरपेश हों उसी तरह का निगरान सेटअप आता है। ये प्रैक्टिस है, जाहिर है सर, हालात तो ख़राब हैं जी। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसी वाले से सोचती है ना। तो इसको अगर हम देखें पूरे चार्ट को, जो जिस तरह से ये नाम सामने आए हैं, तो इसका जो फोकस है वो मईशत है। डॉक्टर शमशाद खान साहिबा जो हैं, ये जनरल मुशर्रफ के दौर में स्टेट बैंक की गवर्नर रही, पहली खातून सदर थी, गवर्नर थी, सॉरी। अच्छा, अब मामला ये है कि इनकी जो स्पेशलिटी है वो है आलमी मालियाती इदारों से डील करना। आपको पता है कि हम IMF से एक मुआहदा करके, उससे इनहराफ करके कितना नुकसान करा चुके हैं, किस तरह से फिर पूरी स्टेट जो है वो परेशान हुई। हमारे गिड़गिड़ा कर लिया वापस, नाक रगड़ा, और उसके बाद जाके कहीं वो वापस गए मुआहदे में हम। तो इनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है इस हवाले से। अच्छा, समझती भी हैं, सिर्फ डील ही नहीं करना आता बल्कि ये समझती भी हैं कि इन मामला को कैसे लेके आगे चलना है, तो वो उस पर फोकस करेंगे। ये हमें एक पहलू नज़र आ रहा है। इसके साथ हमने देखा है कि जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मामला है बरामदात के हवाले से, हम चाह रहे हैं किसी तरीके से डॉलर आएँ, किसी भी तरीके से डॉलर आएँ, सिर्फ कर्जे में ना आएँ। उस हवाले से एक विजन है गौहर इजाज साहब के पास, वो जिक्र करते रहे हैं बार बार। आज भी उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि 100 अरब डॉलर तक बरामदात चली जाएँ। चलें, ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात आज उन्होंने बुनियादी की है। कहते हैं मैं इसकी बेस बना जाऊँगा। मुझे तो तोको है, हमारी दुआ भी है कि उसकी बेस ही बना जाए, क्योंकि टेक्सटाइल के ज़रिए हम ऑलरेडी अरबों डॉलर जो हमारे ख़जाने में आ रहे हैं वो टेक्सटाइल से आ रहे हैं ना। तो लेकिन गौहर साहब की जो सलाहियत है वो धारा बहुत ज़्यादा है, वो बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी समझते हैं। पाकिस्तान के जितने भी ये कारोबारी ग्रुप हैं उनसे इनके ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ कारोबार करने वालों से। तो उनके जो मामलात हैं, जो
बेहतर हो सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारी बरामदात में इजाफा हो जाए, उसकी एक बेस बन जाए, तो ये बड़ा मैं समझता हूँ मुस्तक़ पहलू है। फिर हमने देखा जो वज़ीर ख़ारजा लगाए गए हैं वो भी बड़े हैं, तो वज़ीर ख़ारजा, लेकिन उनके दौर में सी पैक का मुआहदा हुआ, उसकी तमाम जुज़ियात तय की। अच्छा, वहाँ भी फिनांस की मदद रखा है उन्होंने कि अब ये सी पैक आगे बढ़ना है, और इस हवाले से सफारतकारी तो वो करेंगे ही, लेकिन जो माली मामला था उनको देख के चलेंगे। और एक और बड़ी अहम चीज़, जो वज़ीर कानून लगाए गए हैं अहमद इरफान असलम, ये भी कारपोरेट लायर है, कि यानी कि आपके जो माली अमूर हैं पाकिस्तान के, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हों, ज़्यादा वही हुए थे ना बहुत सारे केसेस वगैरह, वहाँ पर जाके ये प्लीड करते हैं, तो ये भी उस मामले को देखेंगे। आगे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तो उसमें अब ज़रा मैं क्या जिक्र करूँ, सरफराज बुगटी जो हैं वो बलूचिस्तान में सही तमाम जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट के जो करता रहता थे वो इनसे राब्ते में रहते थे, तो ये एक मरबूत कोशिश होगी अमन और अमान कायम करने की, जिसमें सारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक बीच में फोकल पर्सन समझ लें उसको आप, है तो वज़ीर दाखिला, लेकिन यह है कि वो उनको कोऑर्डिनेट अच्छे तरीके से कर सकेगा। उसको पता है कि पुलिस से क्या काम लेना है, पैरामिलिट्री ट्रूप से कहाँ तक काम लेना है, फिर कहाँ जरूरत पड़ेगी सिक्योरिटी फोर्सेस को। नवीद चौधरी साहब, बड़ा डिटेल एनालिसिस दिया आपने इंडिविजुअली। मैं चाहती हूँ कि बुखारी साहब आप मुझे बताएं कि जो काम है इस केयरटेकर सेटअप का, वो तो इंतखाबात करवाना है, उसमें कितनी फिजिबिलिटी नज़र आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि बड़ी तफसील के साथ मेरे दोनों साथियों ने लोगों का वो कर दिया, लेकिन जो 2-4 बच गए हैं उसका तो मुझे हक दें कि मैं उनके ऊपर बात करूं। पहली बात तो यह कि हमने डॉक्टर शमशाद अख्तर की बात की है, वो 2018 में जो इंटरम कैबिनेट थी उसमें वज़ीर ख़जाना भी रह चुकी हैं, तो उनका तजर्बा जो है दोनों ने कहा उसमें ये एक इजाफा कर लें। दूसरी बात यह है कि वो एक पुरानी हमारे यहाँ थी, सूबों की नुमाइंदगी जो है, छोटे सूबों की नुमाइंदगी नहीं होती, छोटे सूबों की नुमाइंदगी नहीं होती। इस वक्त की जो करंट सूरत हाल है उसके ऊपर ज़रा एक नज़र डालें कि इस मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बलूचिस्तान से है, इस मुल्क का जो सेनेट का चेयरमैन है वो वहाँ से है, जो इंटीरियर मिनिस्टर बना है वो बलूचिस्तान से है, चंद दिनों के बाद चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी बलूचिस्तान से होंगे, तो बलूचिस्तान की इतनी भरपूर नुमाइंदगी इससे पहले कभी नहीं हुई। Am I right? दूसरी बात यह है कि इसमें एक जमाल शाह साहब जो है, जो बाकी रह गए हैं, चूँकि उनका ताल्लुक उस फील्ड से है, लिहाजा वो भी उस एतबार से बहुत रेलिवेंट है। और एक और नाम जो ब्रिगेडियर मुजफ्फर साहब का है, उनका 34 साल का इंटेलिजेंस एजेंसियों में काम करने का एक्सपीरियंस है, वो नैब में भी रहे हैं, वो एंटी करप्शन के डीजी भी रहे हैं, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ आए हैं। तो ये मैं ओवरऑल एक बात कह सकता हूँ कि ये जो सिलेक्शन है ऑफ मिनिस्टर्स, ये उनकी स्पेशलाइजेशन को मद्देनज़र रख के बनाई गई है, अनलाइक द प्रीवियस गवर्नमेंट, जिसने, चाहे वो इंटरम गवर्नमेंट थी, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत थी, चाहे वो पीटीआई की थी, ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी अहम वजारतें सौंप दी गई थी जिनका उनको अलिफ बे का भी पता नहीं था। सर, आहत चीमा के बारे में बताएं, वो पहले भी थे अब भी हैं? देखिए, आहत चीमा का नाम मुझे तो नहीं इस लिस्ट में नजर आया। ये आहत चीमा इज ए वेरी कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट, मुशीर की लिस्ट, मुशीर के तौर पर आया है। मशाल मलिक का नाम भी हमें लेना चाहिए। वो भी रहना चाहिए। वो यासीन मलिक साहब की बेगम है, जो कश्मीर के बहुत बड़े टावरिंग लीडर हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, और उनका ह्यूमन राइट्स के एतबार से काफ़ी काम है। वो पूरी दुनिया में घूमी है कश्मीरियों की कॉज लेके भी, तो ये भी एक बहुत अच्छा नाम है। तो मैंने जैसे कहा कि ये स्पेशलाइजेशन उनकी सामने रख के वज़ीर बनाए गए हैं, ये वजारतें बांटी नहीं गई हैं कुरों के एतबार से, ये एक अच्छी बात है। अब आ जाए आपके सवाल के ऊपर कि इलेक्शन के लिए कितने ये फोकस्ड हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का तो हमने बयान कर लिया पहले पार्ट में। इनके बारे में ये अच्छी बात है कि चाहे वो पंजाब के इंटरम वज़ीर आला, उन्होंने भी यही कहा था, इन्होंने भी यही कहा था कि हमारा बुनियादी फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन को फ्री फेयर इंश्योर करने की है। अगर तो ऑब्जेक्टिव यही है तो फिर तो ये कैबिनेट के लोग जो हैं अपनी वजारतों का काम भी करेंगे और इलेक्शन को फेयर, फ्री एंड इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपना रोल भी अदा करेंगे। और अगर ये वो कर जाते हैं, 1970 के बाद हर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहा है। 1970 का इलेक्शन जो है वो चूँकि फ़ौज की निगरानी में हुआ था, इसलिए उसके बारे में आज भी मिसाल के तौर पे वो दिखाया जाता है। अगर ये काम ये भी कर गए तो ये तारीख में ज़िंदा रहेंगे, कोई इनका रोल जो अंडरमाइन नहीं कर सकता। ठीक है, अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और उसके बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि जो गुज़िश्ता रोज़ सानहा पेश आया उस पर आर्मी चीफ ने 2 टोक ऐलान कर दिया है और निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर एक ऐलान सामने आया है। इन दोनों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए।
वेलकम बैक। आर्मी चीफ ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो अदम बर्दाश्त के नतीजे में पेश आते हैं और जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो मुल्क के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ करती हैं ताकि यहाँ पर इन्वायरमेंट को ख़राब किया जा सके, फसाद बर्पा किया जा सके। एक और बात की मैंने निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया था और जो अफराद इसमें मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। और एक इसमें जो अच्छी बात थी वो ये थी कि 4 रोज़ में नुकसान को भी पूरा किया जाएगा। बर वक्त इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। नवीद चौधरी साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बर वक्त कार्रवाई की गई है। और सबसे पहली बात जो कल हम कह रहे थे कि इस तरह के वाक़यात कोई एब्रप्टली नहीं हो जाते कि बैठे बिठाए कोई हुआ वाक़या और ऐलान हो गया। अभी 2 जो मेन एक्यूज़ड हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं, CTD के पास हैं और ये प्लानिंग का नतीजा होता है। जैसे निगरान वज़ीर ने कहा कि ये मनसूबाबंदी से किया गया, हम इसी खदशे का इज़हार कर रहे थे। इसके लिंक कहाँ कहाँ थे उस पर तवज्जो देनी होगी। आर्मी चीफ इस पर बोल पड़े हैं, देखें ना। और जो उन्होंने बात की है वो मैं यहाँ सिर्फ दोहराना ज़रूर चाहूँगा। आर्मी चीफ ने मुल्क में अनारकी और बदअमनी फैलाने के लिए अवाम में दरार, अदम बर्दाश्त, बदएतमादी और पुरतशद्दुद रवैये पैदा करने और उसे हवा देने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों की कोशिशों की निशानदेही की। इसका मतलब क्या है कि ये सब एक बहुत बड़ा प्लान है, एक मंसूबा है पाकिस्तान को बतौर मुल्क बदनाम करने का, पाकिस्तान के अंदर मुनाफरत फैलाने का और अक़लियतों के बारे में पाकिस्तान का जो पोस्चर है पूरी दुनिया के अंदर उसे भी मुतासर करने का। अब बिल्कुल ये मामला क्लियर होकर सामने आ रहा है कि इस तरह के जो वाक़यात जब भी रूनमा होते हैं उसमें हम बंदे पकड़ लेते हैं, 600 मुकदमात कर देते हैं, 158-200 मुकदमे पकड़ लेते हैं, फिर वो रिड्यूस होते तो 2-3 तक आ जाता है। आज तक हमारे सामने ये अफसोस की बात है, ये चीज़ सामने नहीं आई कि इन अफराद को जो इस कभी फेल में मुलव्वस हैं कानूनी तौर पर इनके अंजाम तक पहुँचाया गया हो। एक दफ़ा आप ये काम कर दें, एक दफ़ा कर दें, मैं ये नहीं कह रहा कि चलें, मतलब वैसे तो हर दफ़ा होना चाहिए, तो उसके बाद देखें कैसा चेक आता है, कैसी रोक लगती है। माशरे में अदम बर्दाश्त अगर हो, सबसे ज़्यादा पीस के साथ तो अक़लियतें पाकिस्तान में रह रही हैं, यहाँ तो पूछते ही कोई नहीं। देखें ना जी, यहाँ मसीही भी फिर रहे हैं, यहाँ बाकी लोग भी जितने भी हैं, कोई नहीं। इंडिया के अंदर जो कुछ होता है बगैर वजह के होता है। यहाँ तो हमने देखा ना कि एक साजिश हुई, उसके बाद ये मामला उछाला गया। इंडिया में आए दिन जो कुछ हो रहा है, तो ये पाकिस्तान की असास पर हमला है। और आज हमारे सबसे ज़्यादा जो रिग्रेट किया है, नोट करने वाली बात है, हमारे उलमाए कराम ने किया है। यानी कि जमात इस्लामी से लेकर JUI, हुकूमत को छोड़ दें आप, जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं तमाम ने इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे शैतानी फेल करार दिया। शैतानी फेल मतलब काफराना फेल, कि ये जो कुछ किया गया ये मतलब कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। तो इससे ज़्यादा क्या मैं समझता हूँ मसूद पैगाम होगा, लेकिन अब गिरफ्त करने की जरूरत है। अभी हमें तो जश्न आज़ादी मनाए हुए भी कोई वक्त नहीं गुजरा और उसके 2 रोज़ बाद अगर ये वाक़या पेश आता है तो बुखारी साहब आप देखिए हमारे झंडे में माइनॉरिटीज़ की जगह मौजूद है। द वाइट कलर रिप्रेजेंट्स द माइनॉरिटीज़। उसके बाद हम ये कहने के मुकदमात तो दर्ज हो गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इन माइनॉरिटीज़ को इंसाफ मिलेगा? यकीन दहानी करवाई गई है, लेकिन देखिए आपने अभी ये कहा कि हमने 2 दिन पहले जो है वो जश्न आज़ादी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका मैं और हवाले से भी जिक्र करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मौजूद जो मसीही नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि हमने भी आप ही की तरह से ग्रीन कपड़े पहन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया। ये बहुत खौफनाक जुमला है, इसका वज़न जो है वो उठाना बड़ा मुश्किल है। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि ये एक एफ़र्ट है, एक कंसिस्टेंट एफ़र्ट है पाकिस्तान का इमेज बाहर ख़राब करने की। इसके लिए बेपना सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जो होते रहे हैं, कराए जाते रहे हैं, चाहे वो सियालकोट का वाक़या है, चाहे वो गुजरे का वाक़या है, चाहे वो जोसेफ कॉलोनी का वाक़या है, चाहे वो युहानाबाद है। ये सब वाक़यात मनसूबा साजी के साथ और मनसूबा बंदी के साथ वेल प्लान्ड करके कराए जाते हैं पाकिस्तान के इमेज को। इसलिए कि आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में एक सीरीज़ चली थी कि चर्चों को आग लगाई थी उन्होंने, दर्जनों नहीं सैकड़ों के एतबार से, और वो हिंदुस्तान की भी ऐसी तैसी की गई थी पूरी दुनिया में। तो ये रॉ जो है पाकिस्तान में चूँकि एक्टिव रहती है हमेशा से, इसलिए ये बैद नहीं है कि फ़ॉरेन एजेंसीज़ इसके पीछे हों इस तरह के वाक़यात कराने के। लेकिन हमने सीखा क्या है? हमने इन
आसान हाथ से किसी का कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरे लिए रिलीफ का बायस है वो ये है कि हमारे उलमा ने और हमारी हुकूमत ने जिस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट किया है, दैट्स ए वेरी पॉजिटिव थिंग। अल्लामा अशरफी ने लाइव जाती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसीही नुमाइंदों से हाथ बांध के माफ़ी मांगी। जेस्चर छोटा है लेकिन मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें। दूसरी बात जो मैंने यूरोपीय यूनियन का भी जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, उन्होंने इसकी वाक़े की मजम्मत तो की ही है लेकिन हमसे तकाजा किया है कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दाम किया जाए। ये यूरोपीय यूनियन का तज़किरा मैंने क्यों ज़रूरी समझा, इसलिए कि इस वक्त GSP+ पाकिस्तान को हासिल है यूरोपीय यूनियन का, जिसकी वजह से $100 बिलियन से भी ज़्यादा की ट्रेड हमारी यूरोपीय ममालिक के साथ है। पीछे बैठे हुए हैं, इनको इसका इससे ज़्यादा, अगर चूँकि यूरोपीय यूनियन इंसानी हुकूक के मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमने इसको बड़ी मुश्किल से रिन्यू करवाया था। यस, यू राइट। तो ये भी बहुत ख़तरनाक हवाला है। हैविंग सेड दिस, जो पंजाब हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है, जो आज उन्होंने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के इजलास की सदारत की है वज़ीर आला ने, उसमें उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी गई है जो होने वाले नुकसान का तयन करेगी और 4 रोज़ में, मुमकिन है इसमें ज़्यादा दिन लग जाए लेकिन लुक एट द स्पिरिट कि 4 दिन में हम इसका अजाला करेंगे। मैं इस फोरम से, जो हमारा ये DNA का फोरम है, इससे तकाजा करता हूँ ये कि हुकूमत उन 4 चर्च की तामीर की भी जिम्मेदारी ले जिनको नुकसान पहुँचा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड करने की है, ये सिर्फ मामला क्रिश्चियंस तक महदूद नहीं है, इसमें हिंदूज़ भी हैं, यहाँ तक के मुसलमान भी हैं। तो रिलीजियस इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में जो पैदा कर रहे हैं वो एंटी स्टेट एजेंट्स हैं। आपको क्या लगता है पीजे सर, इन चीज़ों को हम कब नॉर्मलाइज कर सकेंगे, कब ऐसा मुमकिन होगा कि जहाँ पर आज़ादी से हर कोई अपना मज़हब प्रैक्टिस कर सकेगा, इक्वल राइट्स एंजॉय कर सकेगा? जब आप लोगों को कहेंगे कि अकल के, वो कहेंगे नाखून पकड़ो, आप बेदियाँ पे चले जाएं, बेदियाँ से आगे ये हाँ बेदियाँ रोड पे, आपको वहाँ मंदिर भी मिलेगा, आपको मस्जिद भी मिलेगी, आपको चर्च भी मिलेगा। ये सारे इकट्ठे हैं, ये वो मलिक मिराज खालिद का विलेज है, वो आपको सब वो इस तरह मिलेंगे, अभी भी वही है। द क्वेश्चन इज़ कि हम लोग जो है, हम खेले जाते हैं और हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि जिस तरह बुखारी साहब और ये चौधरी साहब बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लान्ड एक मनूवरिंग थी। मैं कल 4 इंडियन चैनल्स के ऊपर आया और उन्होंने इसको इस तरह उठाया कि पता नहीं हमने क्या कर दिया। तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारे अंदर तो हेट्रेड है, शक्ल है इसकी। तुम तो करते हो, हमारे अंदर तो इस तरह की बात नहीं है, हमारे अंदर तो आप ही के प्लांटेड लोग हैं, वो यहाँ काम करते हैं। वो चैनल बंद कर गए, वो कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चले गए। द क्वेश्चन इज़ वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जब हम कोई बात करते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बड़ी फर्म पॉलिसी है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर नेगेटिविटी आप पहुँचाएँ वो करें। आज भी आप चले जाएँ कि वाइट हाउस के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है, बलूचिस्तान की फ्रीडम मांग रहा है। वो कहाँ से आया भाई? जिनीवा में आप चले जाओ, वो जहाँ टूटी हुई कुर्सी लगी है वहाँ उनके एजेंट्स बैठे हुए हैं नीचे, और हम जब जाते हैं उधर प्रोटेस्ट करते हैं वो बैठे हुए हैं उधर, उनको पैसे दे रहे, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे। तो ये उनका एक फर्म एक पॉलिसी है। तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं उसकी, आपकी पॉलिसी है, लेकिन हमने इसको काउंटर करना है बाय इंटेलिजेंट मीन्स, बाय इंटेलिजेंस एंड बाय आप कह लो कि सोब्राइटी। हम वो जब तक उस तरह नहीं करेंगे नहीं होगा। मैं एक बात भूल गया था कहना, इन्होंने भी उसका जिक्र किया है नवाज शरीफ के रिटर्न का। लेट मी टेल यू वन थिंग कि PMLN जो है इसको बहुत बड़ा झटका पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारा जो एक सानिया हुआ है इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये लाइक इट और नॉट ये PMLN पे डाला गया है, हालांकि इनका कोई कसूर नहीं है। ये पिछली गवर्नमेंट्स और पिछली गवर्नमेंट्स, सर हमने इस पे बात की है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद इत्तेहादी हुकूमत और उसके बाद केयरटेकर सेटअप के कंधों पर आ गया। मुझे थोड़ा सा अगर फिनिश करने दें तो शहबाज शरीफ साहब ये हेल्म ऑफ अफेयर्स थे। अब बात आती है क्रक्स की, ये रीसेट का बटन एक ही आदमी आके ठीक करेगा, और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सिंपल PMLN का, और कोई बटन रीसेट। मैंने थोड़ा सा इजाफा ये करना है कि जो सारी बातें हमने कर ली हैं, लेकिन जो अहले जड़ा वाला थे, जो मुसलमान थे, जो मेजॉरिटी में थे, दे हैव फेल्ड। उन्होंने 3 बातों की डिनाइल किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजरान का जो मुआहदा था उसकी कापियाँ फाड़ी हैं उन्होंने एक तरह से, कायदे आज़म का जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से ऐलान था उसकी, और आईन पाकिस्तान। सही, ये सब गारंटी करता है, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उनके घर जलने ना देते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया आपका बुखारी साहब, पीजे मीर सर और नवीद चौधरी साहब। बात यही बीइंग द रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान वो मुल्क जिसके
झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, उसमें रहते हुए ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। मुक़द्दमात तो दर्ज हो गए हैं, लेकिन हम इस उम्मीद पर ही हैं कि रियासत जल्द अज जल्द इन मुक़द्दमात की समाअत करे ताकि दुनिया को ये पैगाम जो गलत गया है वो दुरुस्त हो जाए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।